बात 3 फरवरी 1928 की है, जब साइमन कमीशन भारत आया था। उनके विरोध में पूरे देश में आग भड़क उठी थी। 30 अक्टूबर 1928 के दिन लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय की छाती पर भी निर्ममता से लाठियां बरसाई गईं। वे बुरी तरह घायल हो गए और इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। लाला जी की मृत्यु से सारे देश में गुस्सा फैल गया। 10 दिसंबर को लाहौर में क्रांतिकारियों ने एक बैठक की और उसमें तय किया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता एक महिला कर रही थी। वो चाहती थी कि वो खुद इस काम को अंजाम दे, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत अपने हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा कि इस काम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए। ऐसा नहीं कि वो उस महिला को कम मांगते थे, बल्कि वो जानते थे कि वो कितनी सक्षम है और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें पकड़ लें। तब उन महिला ने अपने खून से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का विजय तिलक किया और उन्हें लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए विदा कर दिया। इन जांबाज देशभक्तों ने लाला जी की मौत के पूरे 1 महीने बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को गोली मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। अब जरूरत थी इन देशभक्तों को सुरक्षित लाहौर से बाहर निकालने की। तब उसी वीर महिला ने फिर ऐसी रणनीति बनाई कि अंग्रेजों की कड़ी चौकसी के बीच उन्हें चकमा देते हुए भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इसे विश्व इतिहास की सबसे चालाक फरारी में से एक कहा जाता है। ये सब पॉसिबल हो पाया उन महिला की प्लानिंग से। ये साहसी महिला थी स्वतंत्रता सेनानियों की हर आक्रामक योजना का हिस्सा बनने वाली दुर्गावती देवी, जिन्हें सब दुर्गा भाभी कहकर बुलाते थे। 20 दिसंबर 1928 की बात है। भगत सिंह एक ऑफिसर के गेटअप में ओवरकोट पहने टांगे पर सवार होकर लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके साथ कीमती साड़ी और ऊंची हील पहने दुर्गा भाभी थी, जो उनकी पत्नी बनकर उनके साथ ट्रैवल करने वाली थी। भगत सिंह की गोद में दुर्गा भाभी का 3 साल का बेटा शची था। राजगुरु ने दोनों के नौकर का भेष बनाया था। भगत सिंह और राजगुरु दोनों के पास लोडेड रिवॉल्वर थी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इतनी पुलिस थी कि वो एक किले जैसा दिखाई दे रहा था। स्टेशन पर भगत सिंह की तलाश में 500 सुरक्षा कर्मी तैनात थे। इस यात्रा के लिए भगत सिंह का नाम रणजीत और दुर्गा भाभी का नाम सुजाता रखा गया था। तभी स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस आई और सभी उसमें सवार हो गए। भगत सिंह और दुर्गा भाभी फर्स्ट क्लास में और राजगुरु थर्ड क्लास में। उन दिनों फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वालों को अपना नाम बताना होता था। टीसी ने भगत सिंह से नाम पूछा तो उन्होंने अपना टिकट वेव कर दिया। उनका गेटअप ऐसा था कि पुलिसकर्मी तक उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे थे कि बड़े ऑफिसर हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो टीसी की क्या मजाल होती कुछ बोले, तो वह टिकट देखकर वहां से चला गया। थोड़ी देर में देहरादून एक्सप्रेस ने लाहौर स्टेशन छोड़ दिया। इस बीच जासूसों को चकमा देने के लिए पूरा ड्रामा किया गया। भगत सिंह चाय पीने के लिए लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरे। नौकर बने राजगुरु बच्चे का दूध लेने के लिए अलग गए। यहीं से दुर्गा भाभी ने अपनी सहयोगी सुशीला दीदी को कलकत्ता तार भेजा, जिसमें लिखा कमिंग विद ब्रदर दुर्गावती। उन दिनों दुर्गा भाभी के पति सुशीला दीदी के पास ही रुके हुए थे। दोनों ठीक समय पर हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। दुर्गा भाभी जब भगत सिंह को लेकर स्टेशन पर उतरी तो उनके पति भाव विभोर हो उठे और वहीं प्लेटफॉर्म पर पत्नी को शाबाशी देते हुए उनकी पीठ थपथपाकर बोले, मैंने तुम्हें आज पहचाना है। मैं समझता हूँ कि हमारी तुम्हारी शादी सच पूछो आज हुई है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर से निकालने के लिए दुर्गा भाभी ने ना तो अपनी जान की परवाह की थी और ना ही अपने 3 साल के मासूम बच्चे की। और इसलिए भी कि दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा खुद भी एक क्रांतिकारी थे
और उन्होंने ही भगत सिंह और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा स्थापित की थी, जिसमें हजारों नौजवानों ने अपने खून से प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का प्रण लिया था। दुर्गा भाभी यानी दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में हुआ था। वे बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी, लेकिन जैसे कि तब होता था, 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी लाहौर के भगवती चरण वोहरा के साथ कर दी गई। भगवती चरण एक संपन्न परिवार से थे। उनके पिता यानी दुर्गावती देवी के ससुर शिवचरण वोहरा रेलवे में ऊंचे पद पर तैनात थे। ब्रिटिश राज द्वारा उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। वोहराज प्रगतिशील विचारों वाली फैमिली थी। शादी के बाद भी उन्होंने दुर्गावती देवी को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। भगवती चरण आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, इसलिए वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय होने लगे। तब दुर्गावती ने भी अपने पति का हर कदम पर साथ देना शुरू कर दिया। उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। यहाँ तक कि दुर्गावती जी के पिता और उनके ससुर ने अपनी सारी सेविंग्स दोनों को दे दी। दोनों ने एक एक पैसा क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा दिया ताकि देश की आजादी की लड़ाई को बल मिल सके। इसी बीच दुर्गावती जी के ससुर की असामयिक मृत्यु हो गई। इस कारण परिवार के पालन पोषण का सारा बोझ दुर्गावती जी के पति पर आ गया। मगर फिर भी ना तो भगवती चरण जी ने खुद पढ़ना छोड़ा और ना ही पत्नी दुर्गावती को छोड़ने दिया। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। भगवती चरण जी ने बीए और दुर्गावती जी ने प्रभाकर डिग्री हासिल की। 28 मई 1930 का दिन था। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण अपने बाकी क्रांतिकारी साथियों के साथ रावी नदी के किनारे बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लाहौर जेल में कैद किए गए क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की अनैतिक नीतियों का शिकार होने से बचाया जा सके। इसी दौरान एक बॉम्ब भगवती चरण जी के हाथ में ही फट गया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। पति की शहादत के बाद भी दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी गतिविधियों से किनारा नहीं किया, बल्कि अपने बच्चे के प्रति मां का फर्ज निभाने के साथ साथ वो भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाती रही। इसके लिए वे कुछ भी करने और किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मई 1930 में भगवती चरण वोहरा जी की मृत्यु हुई और अक्टूबर में चंद्रशेखर आजाद ने सोचा कि क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे भारत में तेजी से नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने दुर्गा भाभी, विश्वनाथ वैशंपायन और सुखदेव जी को बंबई भेज दिया। वहां प्लानिंग की गई कि गवर्नर लॉर्ड हैली की हत्या कर दी जाए। वो दिन आया जब इसे अंजाम दिया जाना था। गवर्नर की कार को देखते ही पृथ्वी सिंह आजाद ने आदेश दिया, शूट। दुर्गा भाभी कार से निकली और उन्होंने तुरंत गवर्नर की कार पर गोलियां चला दी। सुखदेव ने भी गोलियां चलाई, लेकिन गोलीबारी में गवर्नर बच गए और उनका अधिकारी टेलर और उसकी पत्नी मारे गए। दुर्गा भाभी के ड्राइवर ने कार को फौरन भगा लिया। घटना के फौरन बाद दुर्गा भाभी और सुखदेव राज कानपुर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद दुर्गा भाभी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर भी गोली चला दी थी। इन घटनाओं के बाद अंग्रेजों ने उनकी खोज शुरू कर दी। आखिरकार एक दिन वो सफल हो भी गए। मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी और यशपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी वो रुकी नहीं और वो स्वतंत्रता सेनानियों को पिस्तौल पहुंचाने का काम करने लगी। जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने उन्हें उपलब्ध करवाई थी। कहते हैं कि अंग्रेज दुर्गा भाभी से इस कदर दहशत खाने लगे थे कि उन्हें आयरन लेडी के नाम से पुकारते थे। बात तब की है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया जा चुका था
और इससे कुछ दिन पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद भी पुलिस मुठभेड़ में अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। उस समय दुर्गा भाभी ने तय किया कि वो भी आत्मसमर्पण कर देंगी और खुद को गिरफ्तार करवाकर दूसरे माध्यमों से देश की सेवा करेंगी। 12 सितंबर 1931 को दुर्गा भाभी का इस बारे में लाहौर के न्यूज़पेपर में बयान पब्लिश हुआ और दिन के 12 बजे 3 लॉरियों में भरकर पुलिस आई और उनके निवास स्थान से उन्हें गिरफ्तार करके लाहौर के किले ले गई। जेल में उन्हें पहली रात खूंखार महिला अपराधियों के साथ रखा गया। जब पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई तो आखिरकार दिसंबर 1932 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन अगले 3 सालों तक उनके लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। 1931 से 1935 तक दुर्गा भाभी की गिरफ्तारी, फरारी और रिहाई का क्रम चलता ही रहा। उन्नीस 1936 में दुर्गा भाभी लाहौर से गाजियाबाद आ गई थी और वहां उन्होंने प्यारेलाल गर्ल्स हाई स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया था। 1939 में उन्होंने मद्रास से मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग में ट्रेनिंग ली और अगले ही साल उन्होंने लखनऊ में मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना कर दी, जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग के सिर्फ 5 छात्रों से शुरुआत की। बाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके भवन का उद्घाटन किया था। आज भी यह स्कूल लखनऊ में मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1983 तक वे स्कूल से जुड़ी रही, लेकिन फिर तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने स्कूल के कामों से छुट्टी ले ली। 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की उम्र में ये स्वतंत्रता सेनानी इस दुनिया को अलविदा कह गई। फिल्म रंग दे बसंती में जो किरदार सोहा अली खान ने निभाया है वो दुर्गा भाभी से ही प्रेरित है। दुर्गा भाभी की याद में एक स्मारक भवन उनके गांव में भी बनवाया गया है। लेकिन अफसोस कि देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली दुर्गा भाभी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गुलामी की जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान को आजाद करवाने में अहम योगदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली क्रांतिकारी दुर्गा भाभी की इस साहसी दास्तान के साथ ही हमारा आज का ये शो हम यहीं खत्म करने की इजाजत चाहते हैं, इस वादे के साथ कि किसी और प्रेरक महिला की अनोखी दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।